हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 के पुस्तक अतीत से वर्तमान अध्याय 6 जीवन के विभिन्न आयाम। आइए अध्याय शुरू करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर के पतन के समय लगभग आज से 3700 वर्ष पहले एक अलग भाषा बोलने वाले लोग पश्चिम उत्तर भारत में बसने लगे। इन लोगों की पहचान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्तर पर एक विशिष्ट समूह के रूप में की जाती है। इनके बारे में हमें साहित्यिक एवं कुछ पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से जानकारी मिलती है। इन स्रोतों में वेदों का विशेष महत्व है। वेदों की संख्या 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैदिक साहित्य 2 श्रेणियों में विभक्त है: पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा जाता है, जबकि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत शेष 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और साथ में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी आते हैं। वैदिक साहित्य के आधार पर ही वैदिक युग को 2 कालखंडों में विभाजित किया गया है: ऋग्वैदिक युग जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था, एवं उत्तर वैदिक युग जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। वेद मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते थे और विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र या प्रार्थनाओं, जिसे सूक्त कहते हैं, को लोगों ने कंठस्थ रखकर अनेक पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा था। यहाँ जानने वाली बात यह है कि वैदिक साहित्य में वेद की संख्या 4 है, ब्राह्मण की संख्या 9 है, आरण्य की संख्या 6 है, प्रारंभिक उपनिषद की संख्या 13 है और कुल उपनिषद की संख्या 108 है। इन्हें कई सदियों के बाद लिखा गया, इसलिए वेद को श्रुति अथवा सुना हुआ भी कहते हैं। यहाँ जो तस्वीर हम देख रहे हैं, यह तस्वीर है ऋग्वेद का एक अंश। वेद की भाषा को प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहते हैं। आप स्कूल में जिस संस्कृत भाषा का पढ़ते हैं, उससे यह थोड़ी भिन्न होती है। इन वेदों में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। आर्यों के विरोधी दास एवं दसियों के बारे में कहा गया है कि वे आर्यों के देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले तथा यज्ञ न करने वाले लोग थे, अतः उन्हें आर्यों का बड़ा शत्रु बताया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि शायद यह दूसरी भाषा भी बोलते हो। तो यहाँ सवाल उठता है कि आर्य कौन थे? तो आर्य शब्द का अर्थ एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के समूह से है, जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत में एक नई संस्कृति को विकसित किया, जो वैदिक संस्कृति के नाम से जानी जाती है। अब देखते हैं भारोपीय भाषा वर्ग। तो संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा वर्ग का अंश है। भारत की अनेक भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, ग्रीक, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अनेक शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के स्वरूप मातृ जो संस्कृत में कहा जाता है, माँ जो हिंदी में कहा जाता है, मदर जो अंग्रेजी में कहा जाता है, मैटर जो जर्मनी में कहा जाता है। इन शब्दों को देखिए और इसमें समानता को आप महसूस कर सकते हैं। विगत वर्षों में वैदिक युग से संबंधित पुरातात्विक प्रमाण भी मिले हैं। जिन क्षेत्रों में आर्यों की संस्कृति का विकास हुआ है, वहाँ ऐसे लोगों की बस्तियाँ थीं जो पशुपालक और कृषक थे और खास प्रकार की मिट्टी के चित्रित धूसर रंग के बर्तनों का प्रयोग करते थे। इसलिए अब साहित्य और पुरातात्विक दोनों ही स्रोत के आधार पर आर्यों के विषय में हम जान सकते हैं। यहाँ जो ये तस्वीर हम देख रहे हैं, ये तस्वीर है मृदभांड की। धूसर मृदभांड। आइए अब देखते हैं आर्यों का बसाव। तो वैदिक आर्य कई समूह में भारत आए। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे आजकल हम पंजाब, वर्तमान भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत के नाम से
हम इन्हें पुकारते हैं। उत्तर वैदिक युग में सप्तसिंधु प्रदेश के पूर्व की ओर बढ़ते हुए आर्य लगभग पूरे गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र में आकर के बस गए और सतपथ ब्राह्मण, जो कि उत्तर वैदिक युग का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, से पता चलता है कि आर्यों का फैलाव उत्तर वैदिक युग में वर्तमान उत्तरी बिहार के गंडक नदी तक हो गया था। आइए अब देखते हैं सप्तसिंधु। तो सप्तसिंधु का मतलब है सिंधु एवं उसकी 5 सहायक नदियां सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी तथा सरस्वती, दृष्टोती नदियों का क्षेत्र। आइए अब देखते हैं गंगा यमुना द्वाब। तो गंगा एवं यमुना नदी के बीच का क्षेत्र गंगा यमुना द्वाब कहलाता है। यहाँ जो हम यह मानचित्र देख रहे हैं, यह मानचित्र प्रारंभिक वैदिक युग के भौगोलिक विस्तार का मानचित्र है। आइए अब देखते हैं ऋग वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि जिनके पास अधिक गाय थी वह धनी माने जाते थे और गाय का लेन देन का एक खास साधन माना जाता था। गायों को प्राप्त करने के लिए आर्यों का एक कबीले से दूसरे कबीले तथा पहले से रहने वाले लोगों के साथ अक्सर युद्ध हुआ करता था। गौधन रक्षा करने के लिए एक सरदार या राजन का चुनाव किया जाता था, जो बहादुर एवं कुशल योद्धा होते थे। ऋग्वैदिक राजन को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का स्थायी रूप से शासन करने वाला राजा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक अवधारणाओं में क्षेत्रीयता को इंगित करने वाले शब्द जैसे जनपद, राष्ट्र, राज्य का उल्लेख कम ही हमें मिला है। अतः ऋग्वैदिक काल का राजन एक कबीले के मुखिया से अधिक कुछ नहीं था। आइए देखते हैं कबीला का मतलब। तो कबीले में एक वंश या परिवार से कई पीढ़ियां के लोग एक साथ रहा करते थे, इन्हें हम कबीला कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में आम लोगों की संस्था के रूप में विदत का सबसे ज्यादा महत्व था, लेकिन धीरे धीरे विदत का महत्व घटता गया और इसका स्थान सभा और समिति ने ले लिया। सभा का विशिष्ट स्थान था, जिसके सदस्य केवल प्रतिष्ठित लोग हुआ करते थे, जबकि समिति आम लोगों की संस्था थी। इन संस्थाओं की बैठक में राजा का भाग लेना अनिवार्य था। इनकी बैठकों में समस्याओं का समाधान आपस में सलाह मशविरा करके हुआ करता था। इन संस्थाओं की बैठक में महिलाएं भी भाग लेती थीं। इन संस्थाओं में कबीले, जिन्हें जन कहते हैं, के लोग युद्ध में प्राप्त धन का बंटवारा एवं राजा का चुनाव भी किया करते थे। आवश्यकता पड़ने पर समिति के सदस्य युद्ध में सैनिक का भी कार्य किया करते थे। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। इसके लिए उन्हें चारे की तलाश रहती थी, जिसे वे अलग अलग स्थानों पर खोजा करते थे। एक जगह चारा खत्म हो जाने पर वे दूसरी जगह पर चले जाया करते थे। इस कारण विभिन्न कबीलों का किसी खास क्षेत्र पर अधिकार नहीं था। राजन किसी क्षेत्र का स्वामी नहीं होता था, बल्कि कबीले के सभी लोगों पर उसका शासन होता था। उसका चुनाव कबीले के सभी लोग मिलकर किया करते थे। अस्थायी रूप से नहीं बसने के कारण वे खेती भी नहीं करते थे। जैसा कि हमने देखा है कि खेती करने के लिए एक स्थान पर कम से कम 3-4 महीने तो रहना ही पड़ता था, तभी फसल पककर तैयार होती थी। मगर हमें कुछ स्रोतों से पता चलता है कि वे जौ की खेती किया करते थे। जौ की फसल आमतौर पर कम समय में तैयार हो जाती है, इस कारण इस फसल को उगाना उनके लिए आसान होता था। कुछ अन्य स्रोतों से हमें पता चलता है कि वे स्थानीय निवासियों से गेहूं आदि फसल प्राप्त किया करते थे। इन फसलों के बदले दूध, घी आदि वस्तुएं वे उन्हें दिया करते थे। गाय के अतिरिक्त भेड़, बकरियां एवं घोड़े पाला करते थे। पशुपालन की तुलना में कृषि का धंधा कम था, क्योंकि ऋग्वेद में एक अनाज यव का उल्लेख मिलता है, जिनकी पहचान जौ के रूप में की जाती थी। जब हम शिल्प की ओर ध्यान देते हैं तो हमें ऋग्वेद में शिल्प कला का कम ही वर्णन मिलता है। वर्णित शिल्पकारों में चर्मकार, बढ़ई, धातु का काम करने वाले तथा कुम्हार शामिल हैं। बढ़ई धातुकर्मी एवं रथकारों की रथों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। घोड़े से जुते हुए रथ जो युद्ध में सफलता के लिए निर्णायक माने जाते थे। बुनाई एक घरेलू शिल्प था जो महिलाओं के द्वारा किया जाता था।
लोगों का जीवन प्रकृति पर बहुत हद तक निर्भर करता था। ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े कई देवी देवताओं के सम्मान में मंत्रों की रचना की गई है, जिनमें इंद्र, अग्नि, सोम प्रमुख हैं। इंद्र युद्ध का देवता थे, अग्नि आग का देवता थे, सोम एक पौधा था जिससे एक प्रकार का पेय बनाया जाता था। देवी देवताओं की पूजा धन, संतान एवं युद्ध में विजय की कामना के उद्देश्य से किया जाता था। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण तथा यज्ञों में आहुति दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। जब आर्य लोग भारत में आए तो वे 3 सामाजिक वर्गों में विभाजित थे: योद्धा, पुरोहित एवं साधारण जन। ऋग्वेद के मंत्रों से ऐसी जानकारी मिलती है कि समाज में वर्ग भेद की स्थिति नहीं बन पाई थी। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, राजन्य जो कि क्षत्रिय या योद्धा होते थे, वैश्य एवं शूद्र अर्थात 4 वर्णों की कल्पना की गई थी, परंतु इस काल में वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी थी। इस अध्याय के शेष बचे भाग को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।